जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों आप कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं और दोस्तों वहां पर साइंस आती है तो आप सभी के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों 10 तक की एनसीईआरटी से सारे सवालों को उठाया गया है और दोस्तों आपका भविष्य में अगर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है तो आप लोगों के लिए ये क्लास ब्रह्मास्त्र साबित होगी। सारे सवालों को नोट करते चलिएगा और सारे कॉन्सेप्ट को आप समझते चलिएगा। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए सबसे पहले सवाल की ओर हम बात करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था? वर्ष 1987 को लागू हुआ था, वर्ष 1997 में लागू हुआ था, वर्ष 1992 में लागू हुआ था या वर्ष 2005 में लागू हुआ था? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आपको बता दें क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था, तो आपको नोट करके रखना, ये वर्ष 2005 में लागू हुआ था। लेकिन दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाता कि क्योटो प्रोटोकॉल कब इसको शुभारंभ किया गया था, कब इसका प्रारंभ हुआ था, तो वर्ष 1997 में ये दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया था। लेकिन दोस्तों आपसे सवाल क्या पूछा गया, ये लागू कब हुआ है, तो आपको नोट करके रखना, ये वर्ष 2005 में लागू हुआ है। और किससे संबंधित है ये दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। किससे दोस्तों? ये ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें ये वर्ष 1987 अति महत्वपूर्ण तारीख है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो आपको याद में रखना, ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत के संरक्षण से, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दोस्तों मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है? ये कनाडा में स्थित है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों वर्ष 1992 इसको क्या हुआ था दोस्तों? इसको पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यानी कि दोस्तों आपसे पृथ्वी सम्मेलन पूछा जाए या रियो सम्मेलन पूछा जाए एक ही बात है। ये कब हुआ था? वर्ष 1992 में हुआ था। और दोस्तों कहाँ पर हुआ था? ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो कहाँ पर स्थित है? ये ब्राज़ील में स्थित है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहां पर होती है? वायु में होती है, प्रकाश में होती है, जल में होती है, गैस में होती है? अति महत्वपूर्ण और परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाला सवाल है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहां होगी? वायु में होगी, प्रकाश में होगी, जल में होगी या गैस में होगी? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहां पर होगी, तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जल के अंदर होगी, इसको आप नोट करके रखिएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर ठोस ऑप्शन देके रखा हुआ होता तो आपका वही जवाब सही होता। ध्वनि की चाल वैसे सर्वाधिक कहां पर होती? ठोस में। कहां पर होगी? ठोस में। उसके बाद दोस्तों द्रव में, यानी कि द्रव में होगी, फिर गैस में। इस क्रम को आप याद करके रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा ठोस ऑप्शन में नहीं दे रखा है, लेकिन द्रव यानी कि जल ये ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? जल। ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ पर होती है? जल के अंदर होती है। और दोस्तों वैसे आपसे पूछा अगर आपके ऑप्शन में ठोस होता तो आपका ठोस सही जवाब होता। तीसरे नंबर पर गैस पर होती है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आपसे कैसा भी सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ पर होती है? निर्वात में होती है। कहाँ पर? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। वैक्यूम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, रेडियो संचार संबंधित परत कौन सी है? यानी कि दोस्तों रेडियो संबंधित जितने कार्य होते हैं वो वायुमंडल की किस परत में होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं, समताप मंडल में होते हैं, मध्य मंडल में होते हैं, आयन मंडल में होते हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आपको बता दें रेडियो संचार संबंधित परत कौन सी है, तो ये होती है आयन मंडल है। दोस्तों रेडियो फ्रिक्वेंसी से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सब कहाँ होंगे? वो आयन मंडल के अंदर होते हैं, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। नेटवर्क संबंधित, रेडियो संचार संबंधित ये सब कार्य कहाँ होंगे? आयन मंडल में होंगे। आइए दोस्तों और ऑप्शन के लेकर बात करते हैं। क्षोभ मंडल, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं, जितनी भी दोस्तों मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब कहाँ पर होती हैं? ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं मौसमी घटनाएं। समताप मंडल में दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है।
ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और दोस्तों इसी में क्या होता है? वायुयान का संचालन होता है इसी परत में। आपसे पूछा जाता है कि वायुयान का संचालन कहाँ होगा? समताप मंडल में होगा। और ओजोन परत कहाँ पर पाई जाएगी? समताप मंडल में पाई जाएगी। और दोस्तों मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती है? क्षोभ मंडल में होती है। रेडियो संचार संबंधी परत कौन सी है? आयन मंडल है। दोस्तों मध्य मंडल, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्य मंडल है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल है, ये दोस्तों ओजोन को मापने की इकाई कौन सी होती है? दोस्तों इसकी क्या इकाई है ओजोन परत को मापने के लिए? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। अति महत्वपूर्ण से प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे श्वसन के दौरान क्या मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, नाइट्रोजन गैस मुक्त करते हैं, मीथेन गैस मुक्त करते हैं? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में हर शिफ्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण से 1 से 2 सवाल आ ही रहा है, इसलिए इस सवाल को यहाँ पर रखा गया है। पेड़ पौधे श्वसन के दौरान क्या मुक्त करते हैं? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, जो पेड़ पौधे होते हैं वो श्वसन के दौरान क्या मुक्त करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, यानी कि CO2 गैस मुक्त करते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या मुक्त करते हैं, तो आपका जवाब क्या होता है? ऑक्सीजन। लेकिन दोस्तों हमसे ये सवाल नहीं पूछा गया, हमसे सवाल पूछा गया कि पेड़ पौधे श्वसन के दौरान क्या मुक्त करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें, श्वसन चाहे वह जीवधारी में हो, चाहे वह किसी जंतु में हो, मनुष्य हो, किसी में हो, पेड़ पौधों में हो, उसमें दोस्तों क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी और ऑक्सीजन को लिया जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों जो पौधे होते हैं उनमें दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके दौरान क्या करते हैं? पौधे ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। लेकिन श्वसन में क्या होगा? आदमी ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा। इसको आप नोट करके रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है, ओम होता है, कैंडेला होता है या पारसेक होता है? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। डाइन, ओम, कैंडेला, पारसेक, चारों ऑप्शन अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आपको बता दें, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ये ओम होता है। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों प्रतिरोध हो गया और ओम का नियम हो गया। इन सब से दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा में हर शिफ्ट के अंदर सवाल पूछा जा रहा है, इसीलिए इस सवाल को यहाँ पर लाया गया है। दोस्तों डाइन ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों बल से संबंधित है। ये दोस्तों हमारे और आपके गांव वाली डाइन नहीं है, ये दोस्तों बल, फोर्स वाली डाइन है। यानी कि दोस्तों डाइन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। कैंडेला ये दोस्तों ज्योति तीव्रता से संबंधित। किससे दोस्तों? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता से संबंधित कौन है? कैंडेला है। और दोस्तों पारसेक ये दोस्तों दूरी की इकाई होती है। किसकी दोस्तों? दूरी की। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों दूरी की एक और इकाई होती है, उसका जवाब जरा कमेंट बॉक्स करके माध्यम से बताइएगा। दूरी की एक और इकाई होती है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, डायबिटीज इंसिपिडस से संबंधित हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन है, ADH हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है या ऑक्सीटोसिन हार्मोन है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। डायबिटीज इंसिपिडस से संबंधित हार्मोन कौन सा होता है? आपको दोस्तों चारों ऑप्शन का पूरा निचोड़ मैं आपको देने वाला हूं इस सवाल के माध्यम से। दोस्तों आपको बता दें, डायबिटीज इंसिपिडस ये किससे संबंधित होता है? ये दोस्तों ADH हार्मोन से संबंधित होता है, यानी कि दोस्तों एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? इस हार्मोन की कमी हो जाने के कारण जल का पुनरावशोषण नहीं हो पाता है। अगर ADH हार्मोन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, इसीलिए दोस्तों जल का पुनरावशोषण नहीं हो पाता है, इसीलिए व्यक्ति को बार बार मूत्र त्याग करना पड़ता है। दोस्तों क्या होगा? बार बार आपको मूत्र त्याग करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों आप कहते हैं जो व्यक्ति बार बार मूत्र त्याग करते हैं उनको कौन सा रोग होता है? उनको डायबिटीज इंसिपिडस होती है। इसको आप नोट करके रखिएगा। और दोस्तों इंसुलिन हार्मोन, अगर हमारे शरीर में इस हार्मोन की कमी हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी, तो दोस्तों हमको कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। कौन सा दोस्तों? मधुमेह रोग। मधुमेह रोग हो जाता है। इसी डायबिटीज को क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटियस।
दोस्तों ये बार बार मूत्र त्याग करने वाली डायबिटीज़ कौन सी है? डायबिटीज़ इंसिपिडस है। ये किस हार्मोन की कमी के कारण होती है? एडीएच हार्मोन यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। और दोस्तों इंसुलिन हार्मोन, इससे दोस्तों मधुमेह रोग होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन की कमी हमारे शरीर में होगी और हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए दोस्तों इस हार्मोन को क्या कहते हैं? मधुमेह रोग कहते हैं या डायबिटीज मेलिटस रोग कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोनों सवाल अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन, ये भी हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। जो टैडपोल होता है, टैडपोल, उसके कायांतरण को प्रेरित करने का कार्य कौन करता है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसी हार्मोन को लव हार्मोन भी कहते हैं। लव हार्मोन, लव हार्मोन कौन सा होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। और दोस्तों जो महिलाएं होती हैं गर्भ के समय जो प्रसव पीड़ा होती है, कौन सा हार्मोन दोस्तों रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। आपसे यहाँ से कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है और सारे सवालों का मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पटाऊ सिंड्रोम से संबंधित होता है, यानी कि दोस्तों पटाऊ सिंड्रोम संबंधित है 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से संबंधित है, 18वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से संबंधित है, 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से संबंधित है या 44वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से संबंधित है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कुल टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि दोस्तों 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने दोस्तों? 23 जोड़ी। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसके अंदर दोस्तों 44 क्या होते हैं? 44 तो होते हैं ऑटोसोम। 44 ऑटोसोम होते हैं। 2 कैसे होते हैं? 2 सेक्स गुणसूत्र होते हैं। कौन से सेक्स है? जो दोस्तों एक्स वाई जो दोस्तों सेक्स का निर्धारण करते हैं वो गुणसूत्र कौन से होते हैं? 2 गुणसूत्र होते हैं। इसलिए दो टोटल कितने होगा? टोटल होगा 46। इसको भी आप याद में रखिएगा। ये एक बेसिक सी स्ट्रक्चर है। दोस्तों हम आप अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। पटाऊ सिंड्रोम से संबंधित होता है तो आपको याद में रखना 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से कौन सा सिंड्रोम होगा? पटाऊ सिंड्रोम होगा। यानी कि दोस्तों जो 13वां गुणसूत्र है वहाँ पर एक और एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है और दोस्तों वहाँ पर टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। दोस्तों आपको बता दें, आपने देखा होगा कुछ लोगों की उंगलियां कटी फटी होती हैं, उनके शरीर थोड़ा बहुत कटा फटा होता है, होंठ कटे फटे होते हैं। ऐसे लोग दोस्तों जो पटाऊ सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें 99% ऐसा होता है। 1% दोस्तों किसी हादसे की वजह से भी किसी इंसान का शरीर है, उसका कोई अंग है वो कट सकता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आप हर व्यक्ति को देखकर ऐसा नहीं बोल सकते हैं जिसका हाथ पैर के कोई उंगली कटी हुई हो या होंठ कटा हुआ हो कि उसको पटाऊ सिंड्रोम होगा ही होगा। दोस्तों आइए बात करते हैं और ऑप्शन को लेकर। 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से क्या होता है? तो आपको याद में रखना ये डाउन सिंड्रोम होता है। परीक्षा में बार बार पूछा आने वाला सवाल, डाउन सिंड्रोम। दोस्तों इसी सिंड्रोम को क्या कहते हैं? मंगोली जड़ता कहते हैं। क्या? मंगोली जड़ता। इसी सिंड्रोम को मंगोली जड़ता कहा जाता है। किसको? डाउन सिंड्रोम को। और दोस्तों ये कैसा होता है? ये 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है। 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से क्या होगा? पटाऊ सिंड्रोम होगा। दोस्तों आपको बता दें 18वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से क्या होता है? तो आपको ये भी याद रखना ये एडवर्ड सिंड्रोम होता है। इसको भी आप थोड़ा नोट करके रखिएगा, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण का मान कैसा होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या ए और बी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों दर्पण और लेंस भर भर के सवाल आ रहे हैं ग्रुप डी के अंदर। उत्तल दर्पण का मान कैसा होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा और दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें उत्तल दर्पण का मान सदैव कैसा होता है? धनात्मक होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, यानी कि प्लस होता है। और दोस्तों अवतल दर्पण, अवतल, इसका मान कैसा होगा? इसका दोस्तों मान हमेशा ऋणात्मक होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आपसे अगर दर्पण का फॉर्मूला पूछा जाता है तो 1/f बराबर 1/v + 1/u आप ये बताएंगे। अगर आपसे दर्पण का फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप ये जवाब बताएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपसे लेंस का फार्मूला पूछा जाता है तो ये प्लस के स्थान पर क्या कर देंगे आप? माइनस। ये हो जाएगा आपका लेंस का फार्मूला। दोस्तों दर्पण का फॉर्मूला और लेंस का फार्मूला आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों एक फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है कि F बराबर R/2।
आपको F का मान देकर R का मान पूछा जाता है, कभी दोस्तों आपको R का मान देकर आपको F का मान पूछा जाता है। आप इस फार्मूले को याद करके रखिएगा। अगर आपको दोस्तों वक्रता त्रिज्या दे रखी है तो आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं। अगर आपको फोकस दूरी दे रखी है तो आप वक्रता त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। F बराबर R/2, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, मिश्रित रक्त बहता है, गर्म रक्त बहता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, फुफ्फुस धमनियों में कैसा रक्त बहता है तो आपको नोट करके रखना है, अशुद्ध रक्त बहता है। दोस्तों वैसे तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बहता है या अशुद्ध रक्त बहता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि फुफ्फुस सिरा, ये फुफ्फुस सिरा में कैसा रक्त बहता है? इसमें दोस्तों शुद्ध रक्त बहता है। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जाता है कि हमारा जो हृदय है वो कितने कक्षीय होता है? वो हमारा हृदय 4 कक्षीय होता है। कितने? 4 है। और दोस्तों एक सवाल आपसे और भी पूछा जाता है कि बताइएगा हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसको भी आप थोड़ा नोट करके रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें, हमारा जो हृदय होता है वो दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, इन 4 कक्षों में बटा होता है। जो दोस्तों दायां आलिंद होता है, कौन सा दोस्तों? दायां आलिंद होता है और दायां निलय, इनके बीच में दोस्तों त्रिबलनीय कपाट पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? त्रिबलनीय कपाट। इसको आप नोट करके रखिएगा। आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं हृदय को लेकर एक ज़बरदस्त डायग्राम के सहित आपको पूरे हृदय की संरचना समझा दूंगा। दोस्तों आप वेट कीजिएगा, 1 से 2 दिनों में वो वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, आपने समझ लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा से आसमान काला दिखाई देता है, ऐसा क्यों? दोस्तों ये सबको पता होता है कि चंद्रमा से आसमान काला दिखाई देता है, अंतरिक्ष से आसमान काला दिखाई देता है। और ये सवाल ग्रुप डी की परीक्षा में 2 से 3 बार अभी तक पूछा भी जा चुका है। लेकिन दोस्तों एग्जामिनर सवाल को कैसे कठिन कर सकता है, कैसे इस सवाल को घुमा सकता है, वो सवाल मैंने आपके सामने रखा है। चंद्रमा से आसमान काला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण होता है, ध्रुवों की स्थिति के कारण होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रमा से आसमान काला दिखाई देता है क्यों? तो आपको याद में रखना है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। इसको आप नोट कर लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि दोस्तों वहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है चंद्रमा पर, इसीलिए दोस्तों चंद्रमा से आसमान काला दिखाई देता है। यह तो सबको पता होता है कि काला दिखाई देता है, बट क्यों दिखाई देता है यह भी पता होना चाहिए आपको। वहां पर वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है, इसीलिए दोस्तों चंद्रमा से या अंतरिक्ष से आसमान काला दिखाई देता है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जी का मान, कैपिटल जी का मान किसने दिया है? जल्दी से बताइएगा। जे टॉमसन ने दिया है, डाल्टन ने दिया है, हेनरी कैवेंडिश ने दिया है या न्यूटन ने दिया है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। कैपिटल जी का मान किसने दिया है? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आपको बता दें, कैपिटल जी का मान किसने दिया है? हेनरी कैवेंडिश ने दिया है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपसे यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों डाल्टन, इन्होंने क्या किया? परमाणु सिद्धांत दिया है। क्या परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? डाल्टन ने दिया है। न्यूटन, इन्होंने गतिविषयक 3 नियम दिए हैं। गतिविषयक नियम दिए हैं, इसको भी आप नोट करके रखिए। कितने नियम दिए? 3 नियम दिए हैं। दोस्तों जे टॉमसन अति महत्वपूर्ण नाम है। अब दोस्तों आप बताइएगा इन्होंने किसकी खोज की है? इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, इन्होंने प्रोटॉन की खोज की है, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की है। आपका क्या जवाब होगा? जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों कुछ सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको सारे सवाल रट जाएंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? उच्च गलनांक होता है, निम्न गलनांक होता है, स्थिर गलनांक होता है या अस्थिर गलनांक होता है? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। ग्रुप डी की परीक्षा में यह सवाल अब तक 2 से 3 बार पूछा जा चुका है।
दोस्तों आपको बता दें फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो कैसा होता है, वो निम्न गलनांक होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा हमारे विद्युत मीटर लगा होता है, वहाँ पर दोस्तों एक फ्यूज लगा होता है, उसका जो दोस्तों गलनांक होता है वो कम रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत तेज वोल्टेज आ जाए तो वो तार वहाँ से फ्यूज हो जाए, वहाँ से फूक जाए, जिससे कि हमारा जो और बिजली के उपकरण हैं वो हमारी बिजली मतलब हमारे उपकरण ना फूक पाएँ, यानी कि ख़राब ना हो पाएँ दोस्तों, इसीलिए इसका गलनांक कम रखा जाता है। फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है, निम्न होता है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है उसका गलनांक कैसा होता है, उसका गलनांक होता है उच्च। जब दोस्तों उच्च गलनांक होगा तभी दोस्तों ऊष्मा बाहर निकलेगी, तभी दोस्तों रोशनी प्रकट होती है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है, निम्न गलनांक होता है। और दोस्तों जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है, उसका फिलामेंट दोस्तों टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका दोस्तों, टंगस्टन धातु का बना होता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और उसका जो फिलामेंट होता है वो दोस्तों हाई गलनांक होता है, जिससे कि दोस्तों उसमें अधिक से अधिक ऊष्मा निकलती है और दोस्तों तभी रोशनी बल्ब देता है। इसको आप नोट करके रखिएगा, आपने समझ लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, लाल रंग का, नीले रंग का, श्वेत रंग का, बैंगनी रंग का। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें जो लाल रंग होता है इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। किसका, लाल का सबसे कम होगा। और सबसे अधिक किसका होगा, बैंगनी रंग का होगा। अधिक कम किसका होगा, लाल का, और अधिक किसका होगा, बैंगनी का। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, बैंगनी रंग का होता है। दोस्तों ये सवाल प्रिज्म वाले चैप्टर से दिया गया है, 10th की एनसीईआरटी से। आप किताब उठाकर देख सकते हैं, आपको सारे सवाल वहां पर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, या परवलयकार दर्पण का उपयोग करते हैं, या फैशन के दर्पण का उपयोग करते हैं। क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों एकदम घुमा देने वाला सवाल है, और दोस्तों अच्छे इस सवाल को गलत कर देते हैं, लेकिन आप आज के बाद इस सवाल को कभी गलत नहीं करेंगे। वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं, जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसके अंदर परवलयकार दर्पण का उपयोग करते हैं। अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर यहीं पर अगर अवतल दर्पण लिख देता तो सवाल सरल हो जाता। अवतल दर्पण है, अब दोस्तों यहाँ पर परवलयकार दर्पण लिख दिया गया है। अगर ऑप्शन में अवतल दर्पण भी दे रखा है या और परवलयकार दर्पण भी दे रखा है तो दोस्तों आप ये वाला टिक लगाएंगे, ये वाला आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, 100% सही माना जाएगा। अगर आपका ये नहीं दे रखा है तो आप इसको टिक करेंगे, अवतल दर्पण को। दोस्तों बहुत ही बारीक कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट करके रखिएगा। वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसके अंदर परवलयकार दर्पण का उपयोग करते हैं। दोस्तों समतल दर्पण है ये दोस्तों फैशन करने के लिए, ये देखिए दोस्तों ये फैशन करने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होगा, तो आप नोट करके रखिएगा, जो वाहनों के साइड मिरर होते हैं वहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर हो गए, और जो दोस्तों जो सिग्नल पर लाइटें लगी होती हैं, स्ट्रीट लाइटें हो गई, वहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज किसने की है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीवी रमन ने की है, आइंस्टीन ने की है, पाउली ने की है, गोल्डस्टीन ने की है। जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किसने की है। दोस्तों आपको बता दें जो प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किसने की है, सीवी रमन ने की है। अति महत्वपूर्ण, इसको आप नोट करके रखिएगा, आपको परीक्षा में नंबर दिलाएगा ये सवाल है। दोस्तों वर्ष 1930 में इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। किसके लिए, सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। दोस्तों आइंस्टीन, इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की है, ये दोस्तों आइंस्टीन ने की है। इसके लिए दोस्तों वर्ष 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं एक सवाल से आपको 4 से 5 सवाल मिल रहे हैं।
जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें। और दोस्तों सारे सवालों को नोट करते चलें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सवाल अच्छे लग रहे हैं या नहीं। ऐसे सवालों की सीरीज आगे जारी रखनी चाहिए या नहीं, आप अपना जवाब हाँ या ना में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आइए बात करते हैं अपने प्रश्न को लेकर। हमारा प्रश्न है प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज किसने की है? तो आपको याद में रखना है सीवी रमन ने की है। इसके लिए इन्हें दोस्तों वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। अगर आपसे पूछता जाता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की है? तो आइंस्टीन ने की है। कब की है दोस्तों? वर्ष 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों बुलगंग पाउली, इन्होंने दोस्तों काय का नियम दिया? इन्होंने अपवर्जन का नियम दिया है। काय का दोस्तों? अपवर्जन का। बुलगंग पाउली ने अपवर्जन का नियम दिया है, इसको भी आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। अपवर्जन का नियम दिया है। गोल्डस्टीन, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। इन्होंने किसकी खोज की है? इलेक्ट्रॉन की खोज की है, प्रोटॉन की खोज की है, न्यूट्रॉन की खोज की है। जल्दी से बताइएगा गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की है। बहुत ही फेमस सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ऊंचाई का मापन किसके द्वारा होता है? बहुत ही जबरदस्त सवाल है। अल्टीमीटर के द्वारा होता है, आइसोबार के द्वारा होता है, बैरोमीटर के द्वारा या होता है फेदोमीटर के द्वारा होता है। जल्दी से बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। ऊंचाई का मापन किसके द्वारा करते हैं आप? अल्टीमीटर के द्वारा करेंगे, आइसोबार के द्वारा करेंगे, बैरोमीटर के द्वारा करेंगे, फेदोमीटर के द्वारा करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही नई जानकारी मिलने वाली है इस सवाल के माध्यम से। दोस्तों आपको बता दें ऊंचाई का मापन किससे किया जाता है? तो आपको याद में रखना ये अल्टीमीटर के द्वारा किया जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पर सवाल ऐसा भी रख सकता था कि अल्टीमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर खाली एक सवाल मिलता है, लेकिन मैंने सवाल क्या रखा है? ऊंचाई का मापन किसके द्वारा किया जाता है। इसीलिए दोस्तों आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिए गए कि मैं 4 ऑप्शन से आपको कुछ ना कुछ बता सकूँ। दोस्तों आइए बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। आइसोबार, इसके द्वारा क्या मापते हैं? वायु दाब मापते हैं, वायु दाब। दोस्तों वायुमंडलीय दाब मत कर दीजिएगा, आपका सवाल गलत हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब नहीं, वायु दाब मापते हैं आइसोबार के द्वारा। बैरोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? इसके द्वारा मापते हैं दोस्तों वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, इसीलिए दोस्तों इस सवाल को लिया गया है। दोस्तों अल्टीमीटर के द्वारा क्या मापेंगे? ऊंचाई मापेंगे। आइसोबार के द्वारा क्या मापेंगे? वायु दाब मापेंगे। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब। फेदोमीटर के द्वारा दोस्तों गहराई मापते हैं, गहराई, गहराई मापी जाती है फेदोमीटर के द्वारा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे सवाल आपने नोट कर लिए होंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न है, पायरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट कर बताइएगा कि पायरोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पारा में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? चालन विधि के द्वारा होता है, संवहन विधि के द्वारा होता है, विकिरण विधि के द्वारा होता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। पारा में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? दोस्तों आपको बता दें पारा में जो ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? चालन विधि के द्वारा होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों यह एक अपवाद है, अपवाद है ये, अपवाद। केवल पारा एक ऐसा अपवाद है जिसका दोस्तों जो ऊष्मा का संचरण है चालन विधि के द्वारा होता है। दोस्तों मूलतः ठोस, ठोसों का, दोस्तों जो ठोस होते हैं उसका जो ठोसों की ऊष्मा का संचरण है चालन विधि के द्वारा होता है। लेकिन दोस्तों एक पारा एक ऐसा अपवाद है जिसका ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। इसीलिए दोस्तों ये सवाल अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो आपका जवाब होगा चालन विधि के द्वारा। पारा में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? चालन विधि के द्वारा, संवहन विधि के द्वारा। अति महत्वपूर्ण। द्रव और गैस, दोस्तों द्रव और गैसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो संवहन विधि के द्वारा होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। विकिरण विधि के द्वारा, दोस्तों जो हमारा सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक आता है ना, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है दोस्तों किस विधि के द्वारा? ये विकिरण विधि से संबंधित होता है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, आपसे यहाँ से कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जीवाणु से होने वाला रोग है, अति महत्वपूर्ण सवाल है।
पोलियो है, चेचक है, टिटनेस है, कालाजार है। क्या होगा आपका सही जवाब? यहाँ पर जितने नाम लिखे गए हैं सारे अति महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। रोग, विषाणु, प्रोटोजोआ, इनसे सवाल आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाता है। निम्नलिखित में से जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? पोलियो है, चेचक है, टिटनेस है, कालाजार है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। आपको बता दें पोलियो और चेचक ये किससे होते हैं? ये दोस्तों विषाणु से होते हैं। किससे? विषाणु से। ये विषाणु से होने वाले रोग हैं। और दोस्तों जो टिटनेस होता है ये दोस्तों जीवाणु से होने वाला रोग है। जीवाणु से होने वाला रोग है। कालाजार ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ। और दोस्तों ये कालाजार ये किसके द्वारा होता है? बालू मक्खी के द्वारा होता है। बालू मक्खी, सैंड फ्लाई, बालू मक्खी के द्वारा कालाजार होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। सारे सवाल अति महत्वपूर्ण हैं। पोलियो और चेचक किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। टिटनेस किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु के द्वारा होता है। कालाजार किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल है, हैजा रोग, हैजा ये किसके द्वारा होता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। दोस्तों वोमिटिंग यानी कि दोस्तों उल्टी पल्टी आती है जिसको, वो उसको कौन नियंत्रित करता है? प्रमस्तिष्क करता है, अनुमस्तिष्क करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा करता है? इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं इस सवाल के माध्यम से मैं आपको। वोमिटिंग को कौन नियंत्रित करता है? प्रमस्तिष्क करता है, अनुमस्तिष्क करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा करता है? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका जवाब बताइएगा दोस्तों। आपको बता दें वोमिटिंग को कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आइए बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। इसी को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। सेरिब्रम, सेरिब्रम कहते हैं इसी को दोस्तों। और दोस्तों ये लर्निंग ये दोस्तों लर्निंग संबंधित पार्ट होता है। हमारा मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, ये किससे संबंधित होता है? लर्निंग से संबंधित होता है दोस्तों। आप मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, लर्निंग हो गया, या दोस्तों स्विमिंग हो गया, आप जो भी कुछ सीखते हैं हम सीखते किससे हैं? प्रमस्तिष्क से सीखते हैं, यानी कि सेरिब्रम से सीखते हैं। अनुमस्तिष्क ये दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। और दोस्तों इसको क्या कहते हैं? सेरिबेलम। सेरिबेलम, सेरिबेलम। और दोस्तों ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल यानी कि दोस्तों ये संतुलन बनाने का, हमारे शरीर का संतुलन बनाने का कार्य कौन करता है? ये दोस्तों सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क करता है दोस्तों। बेलन से दोस्तों अच्छे संतुलित हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे। ये दोस्तों याद करने के तरीके हैं। जो बेलन होता है उससे अच्छे संतुलित हो जाते हैं। तो हम क्या हैं? तो इसको आप नोट करके रखिएगा। सेरिबेलम से क्या होता है? ये दोस्तों नियंत्रित करने का कार्य करता है, संतुलित करने का कार्य करता है। बेलन से अच्छे कंट्रोल हो जाते हैं, अच्छे नियंत्रित हो जाते हैं। और दोस्तों प्रमस्तिष्क का कार्य क्या होता है? ये लर्निंग से संबंधित होता है। मेडुला ऑब्लांगाटा ये दोस्तों किसी को उल्टी आती है, कि रक्तदाब है, इन सब चीज़ों को दोस्तों कौन कंट्रोल करता है? ये दोस्तों मेडुला ऑब्लांगाटा कंट्रोल करता है। आइए बढ़ते हैं आज के अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल है, हीटर का जलना कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाशिक परिवर्तन है, ऊष्मीय परिवर्तन है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आज के बाद आप कभी सवाल को गलत नहीं करेंगे। जल्दी से बताइएगा इसका क्या जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें हीटर का जलना कैसा परिवर्तन होता है, तो आपको नोट करके रखना है, ये भौतिक परिवर्तन होता है। अब दोस्तों भौतिक परिवर्तन कहते किसे हैं? आप नोट करके रखिएगा, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु को अपनी प्रारंभिक स्थिति में प्राप्त किया जा सके उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मोमबत्ती का पिघलना, ये कैसा परिवर्तन है? ये एक भौतिक परिवर्तन है। पानी का बर्फ बनना, ये कैसा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि दोस्तों एक बार मोमबत्ती पिघल जाती है, उसको हम फिर से मोम जब बन जाता है, उस मोम को हम सही करके फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। ये कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। पानी का बर्फ में जमना, अब दोस्तों पानी से बर्फ आपने बना दी, अब जब बर्फ पिघलेगा फिर से पानी बन जाएगा, यानी कि अपनी पानी जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में फिर से लौट आएगा। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन दोस्तों रासायनिक परिवर्तन क्या होता है?
कोई ऐसा पदार्थ जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट नहीं पाता उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप दोस्तों दूध से दही का बनना, दूध से एक बार दही बन गया, दही से आप दूध नहीं बना सकते, आप कुछ भी कर लीजिएगा, ये कैसा परिवर्तन हो गया, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाता है कि मोमबत्ती का पिघलना ये कैसा परिवर्तन है, ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। लेकिन दोस्तों आपसे कहा जाए कि मोमबत्ती का जलना तो ये कैसा परिवर्तन है दोस्तों, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि दोस्तों कोई चीज़ जल जाएगी, मोमबत्ती जल जाएगी, वो उसको फिर से मोम आप नहीं बना सकते हो। ये कैसा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके दोस्तों कुछ उदाहरण हैं जो मैंने आपको बोल के बता दिए हैं, आप सारे उदाहरण को नोट कर लीजिएगा। दोस्तों हीटर का जलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। अब दोस्तों आप अपने घर पे हीटर जलाते होंगे, आप जैसे ही आप बिजली में प्लग लगाते होंगे, आपका हीटर धीरे धीरे उसके जो तार हैं वो गर्म होते चले आते होंगे और दोस्तों आपको गर्माहट महसूस होने लगती होगी, आपको ऊष्मा मिलने लगती होगी। अब ये क्या हो गया, अब ऐसा तो नहीं है कि आप स्विच बंद कर देंगे वो कभी हीट जाएगी ही नहीं। जैसे आप स्विच बंद कर देंगे वो जो तार हैं थोड़ी देर में अपने आप ठंडे हो जाएंगे, अपने आप अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आएंगे। ये कैसा परिवर्तन हो गया, ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन, सॉरी दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन हो गया। आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। भौतिक परिवर्तन क्या है, कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाता है, वो कैसा परिवर्तन होता है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे सवाल अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ईमानदारी से लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा इस वीडियो को लेकर। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बनाकर रखिएगा।